विद्यार्थियों नमस्कार। जय भारत, जय हिंद। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जी मान सिंह, ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र आपका फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और विद्यार्थियों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ सुल्तान गयासुद्दीन बलबन पार्ट 2 के बारे में। इससे पहले विद्यार्थियों, भाग 1 के अंतर्गत मैंने आपसे विस्तृत रूप से चर्चा की थी सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के राजत्व सिद्धांत के बारे में, और आपको यह बताया कि निरंकुशता की जिस नीति के बारे में सुल्तान रजिया ने विचार किया था, उस नीति को सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने अपने नवीन तुर्की राजत्व सिद्धांत के द्वारा, जो तुर्कों का दैवीय राजतंत्र का सिद्धांत कहलाता है, इस सिद्धांत के द्वारा उसने अपने शासन तंत्र की एक व्यवस्थित रूपरेखा को पेश किया और जनता के सामने सुल्तान और सुल्तानी पद की गरिमा के बारे में स्पष्ट रूप से अपने विचार अभिव्यक्त किए। सुल्तान बलबन का ये कहना था कि वह सुल्तान इसलिए बना है कि खुदा ऐसा चाहता है। दुनिया में सुल्तान वही व्यक्ति बनता है जिसके ऊपर खुदा की कृपा हो। बलबन बार बार इतिहासकारों ने कि बलबन बार बार अपने सरदारों के बीच में, अपने अमीरों के बीच में चिल्ला चिल्ला करके कहता था कि वह किसी जहर के प्याले से अथवा किसी षड्यंत्रकारी के छुरे से सुल्तान नहीं बना है, बल्कि वह सुल्तान इसलिए बना है कि उसमें दैवी गुण है। सुल्तान बलबन ने अपने आप को ईरान के महान पौराणिक वीर अफरासियाब का वंशज बताया और अपने आप को अफरासियाब की वंशावली से जोड़ा। इसलिए बलबन अपने आप को विशिष्ट मानता था। बलबन सामान्य व्यक्ति से मुलाकात पसंद नहीं करता था, और इवन उसको निम्न कुल के और विशेष रूप से वे लोग जो मुसलमान नहीं हैं उनको बिल्कुल पसंद नहीं करता था, और जो मुसलमान हैं उनमें भी वो पवित्र नस्ल के तुर्कों को ही पसंद करता था। तो जब एक बार उसको ये पता पड़ा कि अमरोहा के नायब ने बहुत सारे ऐसे लोगों को नियुक्ति दे दी जो पवित्र किस्म के मुसलमान नहीं है, तुर्क है या हिंदू है, या बहुत सारे उनमें से कन्वर्टेड है, तो उसने ऐसे लोगों को हटाने के आदेश दिए और अमरोहा के नायब को भी उसने दंडित किया। बलबन अपने विवरणात में बार बार ये लिखता है कि मुझे खुदा ने बहुत सारे हाथ क्यों नहीं दिए ताकि मैं इन काफिरों को मैं कत्ल कर सकूं। बलबन की स्पष्ट नीति थी कि नवीन साम्राज्य विस्तार नहीं किया जाए, जो कुछ भी है उसको बरकरार रखा जाए, संगठित रखा जाए। वास्तव में बलबन के सामने चुनौती थी सुल्तानी पद की गरिमा को बनाए रखने की। बलबन ने मेवात के आसपास के क्षेत्रों में, दिल्ली के आसपास पड़ने वाले मेवात और भरतपुर के आसपास के क्षेत्रों से, यहाँ के मेवों ने काफ़ी दिक्कत कर रखी थी बलबन के लिए, और ये कहा जाता है कि ये लोग दिल्ली तक भी हमले कर लेते थे, और दिल्ली के बाहर जो लोग पानी भरने के लिए आते थे, महिलाएं, औरतें, उनके साथ अभद्रता करते थे, उनको लूट कर ले जाते थे। तो ऐसी स्थिति में बलबन ने विचार किया कि इन लोगों के मूल केंद्र को, जंगल में बने हुए इनके किले, जंगल में बने हुए इनके सेल्टर्स, इनको हटाया जाए। तो बलबन ने इनके जंगलों को जला दिया और उसने थोड़ी थोड़ी दूरी पर किले बना दी, छोटे छोटे आपके सुरक्षा चौकियाँ बना दी, और उनमें अपने सैनिकों को नियुक्त कर दिया। शारीरिक अभ्यास के बहाने बलबन रोजाना अपने सैनिकों को लेकर निकला करता था, और इस प्रकार से उसने राजतंत्र की गरिमा को कायम करने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक बलबन इसमें सफल भी रहा। बलबन की नीति के परिणाम स्वरूप तुर्कान चहलगानी काफ़ी हद तक नियंत्रित हो चुका था, और बलबन को चुनौती देने वाला कोई नहीं रहा था। बलबन ने जो कोई भी स्वतंत्र होने की जिस किसी भी व्यक्ति का कद बढ़ रहा था, प्रभाव बढ़ रहा था, बलबन ने उसको वहाँ से हटा दिया। बलबन का चचेरा भाई शेर खान सुनफर, जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के ऊपर मंगोलों का मुकाबला कर रहा था, बलबन का महत्वपूर्ण सूबेदार था। उसने 2-3 बार मंगोलों के प्रभाव का दमन किया, और इस कारण सल्तनत चारों तरफ
शेर खान की वाह होने लगी। शेर खान सुनफर का कद बढ़ गया और बलबन इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और वाकई मध्ययुगीन राजतंत्र की अवधारणाएं, तुर्की राजतंत्र की अवधारणाएं किसी भी सुल्तान को इस बात की इजाज़त नहीं देती थी कि वह अपने सरदार के प्रभाव को अपने से ज़्यादा बढ़ने दे। ऐसा इसलिए इतिहासकारों को यह कहना है कि बलबन शेर खान के प्रभाव को सहन नहीं कर पाया और उसने विष देकर शेर खान की हत्या करवा दी। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि बलबन ने एक प्रकार की निरंकुशता की नीति को अपनाया और विद्यार्थियों बलबन की निरंकुशता की नीति और राजतंत्र के बारे में बलबन के विचार आगे चलकर हम इसकी चरम परिणति देखते हैं। शक्तिशाली दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जो अपने आप को शक्तिशाली मानता था, अपने आप को निरंकुश मानता था और खुद उसका यह कहना था कि कोई भी चीज़ कानून इसलिए क्योंकि वो उसके मुंह से निकला हुआ, वो कहता था मैं खुद ही कानून हूँ। तो निरंकुशता की वह नीति जिसके बारे में रजिया सुल्तान ने प्लानिंग की और इसको बलबन ने काफ़ी सुव्यवस्थित रूप प्रदान किया। इस बात में विद्यार्थी कोई भी संदेह नहीं कि बलबन ने एक सुव्यवस्थित राजत्व सिद्धांत और एक कठोर राजत्व सिद्धांत अपनाकर सुल्तानी पद की गरिमा और प्रतिष्ठा को कायम कर दिया। लेकिन विद्यार्थियों इसका एक दूसरा पहलू यह भी था और जिसके बारे में बलबन के ऊपर आरोप भी लगाया जाता है कि क्या कारण था कि 1287 में बलबन की मृत्यु के 3 साल बाद ही ममलूक सुल्तानों की सत्ता पलट गई और एक नवोदित सत्ता जो अफगानिस्तान में हेल्मंड नदी के किनारे लंबे समय से निवास कर रहे थे, तो इस नवीन सत्ता ने जो बेसिकली तुर्की थे लेकिन अफगानिस्तान में हेल्मंड नदी के किनारे लंबे समय तक अफगानों के संपर्क में रहने के कारण उनके तौर तरीके काफ़ी हद तक अफगानों जैसे हुए थे। तो यह नवोदित सरदारों का वर्ग जो खिलजी के नाम से जाना जाता था, 3 साल के अंदर ही बलबन की मृत्यु के 3 साल के अंदर ही ममलूक सुल्तानों द्वारा स्थापित ढांचा पूरी तरीके से चरमरा कर गिर पड़ा और 3 साल के बाद समाना के मलिक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, जो खुद बलबन के सिंहासन के सामने कई घंटे तक हाथ बांधे खड़ा रहता था, उसने सत्ता का अधिग्रहण कर लिया अपने हाथों में। तो इसके पीछे इतिहासकारों ने अध्ययन किया और उनका ये कहना था कि नो डाउट बलबन ने सुल्तानी पद की गरिमा को कायम तो किया, लेकिन बलबन ने तुर्कान चहलगानी की ताकत का अंत करके तुर्कों की एक बेहतरीन नस्ल का अंत कर दिया। उसके ऊपर यह भी आरोप लगाया जाता है कि उसने तुर्कों के आत्मविश्वास और तुर्कों के प्रभाव और तुर्कों की गरिमा का अंत कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि बलबन के ऊपर ये एक आरोप था और इस बात में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि खिलजियों की ताकत का मुकाबला करने के लिए ममलूक तुर्कों के पास वो ताकत अब नहीं रही। तुर्कान चहलगानी खत्म हो चुका था, तुर्कान चहलगानी के जो सदस्य थे वो बूढ़े हो चुके थे। केवल हमें मलिक छज्जू जैसे कुछ लोगों का विरोध देखने को मिलता है, लेकिन इसके अलावा हमें और कुछ भी देखने को नहीं मिलता। तो कहने का मतलब ये कि बलबन, विद्यार्थियों बलबन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपसे बलबन के ऊपर काफ़ी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपके प्रश्न पत्र के अंतर्गत लघुत्तरात्मक सवाल भी है, कुछ छोटे प्रश्न भी आएंगे, कुछ निबंधात्मक भी है। तो आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो विद्यार्थियों, मैंने आपसे इस श्रृंखला के अंतर्गत ममलूक सुल्तानों के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में बात की, रजिया के बारे में बात की, मुइजुद्दीन बहराम, अलाउद्दीन मसूद, नासिरुद्दीन महमूद और बलबन। तो क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं, जैसे कि सिद्ध कीजिए कि इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। नंबर 2, इल्तुतमिश के मंगोलों के साथ संबंध, इसके ऊपर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नंबर 3, इल्तुतमिश ने नासिरुद्दीन कुबाचा और ताजुद्दीन यल्दूज के विद्रोह का दमन कैसे किया। रजिया सुल्तान के ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मुइजुद्दीन बहराम, अलाउद्दीन मसूद, बलबन के राजत्व सिद्धांत, बलबन ने तुगरिल खान की बगावत को कैसे कुचला, क्या खिलजियों की सत्ता को कायम करने में बलबन की नीति जिम्मेदार थी। तो इस प्रकार के कई बुनियादी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके लिए विद्यार्थियों को तैयार रहना चाहिए। विद्यार्थी, मैं आपसे फिर कहता हूँ कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है।
देयर इज नो एनी शॉर्टकट ऑफ योर सक्सेस। अगर आप कामयाब होना चाहते तो आपको मेहनत करनी होगी। और आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9928482295 पर संपर्क कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी जिज्ञासा है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे विद्यार्थी जिज्ञासु रहे, हर चीज़ को जानने की कोशिश करें, चीज़ों को समझें। आगे के कक्षा में विद्यार्थी मैं आपसे बात करूँगा खलजियों के बारे में। जय भारत, जय हिंद।